Hello, friends. So, I guess the most awaited video on the factor inspector is here, as many of you have requested to at least start the syllabus. So, like I'm making an effort to make this video on paper one. So already we are aware of the entire syllabus and the topics that are to be covered. So I'll be directly jumping into the topic one of paper one, so that without wasting much time, we go ahead with the syllabus. So mode of communication would be both English and Hindi. I will try to use Hindi as well as English, but I'll restrict myself in English so that कि आपको ये चीजें ज्यादा बेटर समझ में आए. तो like I'll be what I'll be doing कि मैं आपको पहले समझा दूंगा चीजें, ठीक है. मतलब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और उसके बाद मैं आपको डिक्टेट करूंगा, तो ये साथ साथ आप लिखते भी रहना, ठीक है. इससे क्या होगा कि आपका टेंशन भी बना रहेगा एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दी टॉपिक्स एज वेल. सो उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर वो मैं चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, इंस्टाग्राम चैनल पे. और अगर इसके बाद जो टॉपिक कंप्लीशन के बाद वी विल डू सम क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल, but that will come in the later part of this video. Okay, so let's start. टॉपिक्स पहला टॉपिक जो है वो हमारा ये है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है. इसके अंदर बेसिकली तीन टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इवोल्यूशन एंड कंसेप्ट, पॉलिसीज एंड लीगल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अबव थ्री टॉपिक. तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी की जब बात करेंगे तो देखो, सेफ्टी जब हम बोलते हैं सेफ रहना, तो हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि देर इज सम रिस्क. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, अगर सेफ्टी की बात हो रही है तो इसका मतलब है रिस्क है या हजार्ड है, ठीक है. क्योंकि विदाउट रिस्क और विदाउट हजार्ड जो है वो सेफ्टी की बात ही नहीं होती, है ना. तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मान लो हम लोग नए हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में नहीं पता है, लेकिन एक रोड सेफ्टी के बारे में सबको पता है कि रोड सेफ्टी क्या होता है ना. तो पहले हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा, ताकि ना बाद में आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी की चीजें समझ में आने लगे. देखो, रोड सेफ्टी में सबसे पहले चीज क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं कि जब फॉर एग्जांपल कार ड्राइव कर रहे होते हैं, जब तो हम बताते हैं कि भाई कार ड्राइव कर रहे हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सीट बेल्ट लगा लेना है, ठीक है. सीट बेल्ट लगाना है और स्लो ड्राइव करना है. क्यों? क्यों भाई? क्योंकि रिस्क है. क्या रिस्क है? अगर रास्ते में बड़ा गड्ढा हो गया तो कार गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा. मान लो दूसरी कार आ रही है आगे से, है ना. पहला तो ये हो गया कि मान लो कि बड़ा गड्ढा हो गया रोड में, रोड टूटी फूटी है, आप बैलेंस नहीं कर पाए, डिच है. दूसरा क्या हो सकता है भाई? सेफ्टी रीजन. कि भाई क्यों सेफ्टी करना है कि वहां से फ्रंट एंड कोलिजन ना हो जाए, यानी कि सामने वाला गाड़ी आगे आपको टक्कर ना मार दे. इस चक्कर में आप क्या कर सकते हो, अगर गाड़ी धीमे होगी तो आप कट कर सकते हो या ब्रेक लगा सकते हो ना, अवॉइड कर सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो. और भी तीसरा रीजन क्या हो सकता है? कार ड्राइव करते समय अटेंटिव रहना है भाई, सो नहीं जाना है ऐसे, है ना. तो ये सारे रिस्क हैं. तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि भाई हाँ, ये सेफ्टी प्रोसीजर है, नींद आए तो रुक जाना, चाय पी लेना, है ना. तो ये सब चीजें हम करते हैं. तो बस इसी चीज को, जो रोड सेफ्टी में जो जो चीजें हैं, है ना, इसी तरीके से हमारे पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी होती है. इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, है ना. इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब हो गया कि रिस्क कहाँ पर होगा? इंडस्ट्रीज के अंदर होगा. क्या गाड़ी चलाते वक्त होगा? नहीं. तो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन करते वक्त होगा. इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, जब कोई इंडस्ट्री में कोई काम परफॉर्म किया जा रहा होगा, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑपरेशन. उस काम के करते समय बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, उससे कैसे जा सके, उसको हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर कवर करेंगे, ठीक है. क्यों इंडस्ट्रियल सेफ्टी? क्यों भाई? व्हाई वी वांट टू कवर? ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी को हम इंश्योर करेंगे तो सबसे पहली बात है कि पॉइंट नंबर वन कि हम
क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिक्टेट करूंगा पूरा, तो लिखना भी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, चीजें याद रहेगी समझा देने से। एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकता हूँ। प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसको, वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, एक्सीडेंट नहीं होगा, वर्कर की प्रोटेक्शन हो जाएगी। तीसरा क्या है कि भाई अगर इंडस्ट्रियली सेफ होगा, मतलब इन्वायरमेंट का जो इंडस्ट्री का जो इन्वायरमेंट है, अगर मान लो वो सेफ रहेगा तो हम इंडस्ट्रीज की एसेट्स को भी तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कहीं पर लग गया फायर, ठीक है, अब इस फायर से कौन कौन इम्पैक्ट होगा, पहला तो वर्कर होंगे, दूसरा फैक्ट्री, एसेट मतलब, है ना, फैक्ट्री के एसेट, आसपास की चीजें जल के खराब हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, प्रोडक्शन भी रुक जाएगा कुछ दिनों के लिए उस एरिया का, है ना, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो अब इसके बहुत सारे कॉजेज है, इकोनॉमिक कॉजेज है भाई, पैसा लॉस हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो एक एक्सीडेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो अगर हम एक्सीडेंट अवॉइड कर दे तो, एक एक्सीडेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एक्सीडेंट का एग्जाम्पल हमने लिया फायर, ये फायर होगा तो भाई वर्कर भी हार्म हो सकते हैं, फैक्ट्री में भी जो भी एसेट है वो भी बर्बाद हो सकता है, प्रोडक्शन भी लॉस होगा, और उसके वजह से बहुत सारे अदर कॉजेज हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने से क्या है कि क्यों ना अवॉइड कर लें, तो अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी पॉलिसीज को फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप डेफिनेशन स्टार्ट करें लिखने के लिए कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी टॉपिक दे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आई विल डिक्टेट एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे तो मैं इसको लिखूंगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी लिखिए। इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ, it refers to the management of all operational risk, all operational risk in industrial environment, all operational risk in industrial environment to prevent accident, comma, protect workers and ensure smooth functioning of machinery and process. ठीक है, I repeat, industrial safety refers to the management of all operational risk in industrial environment to prevent what accidents, protect workers and ensure smooth functioning of machinery and process. चलो, अभी ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के, दो चीजें हमने ऊपर पढ़ी उसी को हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो टाइटल दे दीजिए ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आप लोगों को पता ही हो गया, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरी टू वर्कर, एक्सीडेंट एंड इंजरी टू वर्कर, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज टू वर्कर। नंबर टू लिखिए, टू प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट फैक्ट्री एसेट, है ना, टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल एसेट्स लाइक व्हाट, इक्विपमेंट। देखो अगर किसी को छूट जाए वीडियो पॉज कर लेना फिर देखिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल एसेट्स लाइक इक्विपमेंट, मशीनरी, और क्या हो सकता है, मटेरियल्स, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल एसेट्स लाइक इक्विपमेंट, मशीनरीज एंड मटेरियल्स। पॉइंट नंबर थ्री, एक तो हम वर्कर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अब इसके बाद हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो लिखिए, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल हैजार्ड, फ्रॉम इंडस्ट्रियल हैजार्ड। वाई, देखो अगर मान लो फायर हो गया या गैस लीकेज हो गया या ऑयल की पाइपलाइन फट गई, गैस लीकेज होगा तो एनवायरनमेंट भी डैमेज होगा। एनवायरनमेंट कैसे डैमेज होगा भाई, अरे अगर एटमॉस्फेयर में गैस फैलेगा, एटमॉस्फेयर में गैस फैलेगा तो पोल्यूशन होगा,
अब वो कितने दिन तक एटमॉस्फेयर में रहता है, वहां पर एटमॉस्फेयर में जो जो लोग सांस लेते हैं सबको मास्क पहनना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंसान ही मास्क पहन लेंगे कि भाई पॉइजनस गैस है, प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रीदिंग डिजीजेस हो जाएगी, तो एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो गया। अब जब इंसान को प्रॉब्लम्स होंगे तो पेड़ पौधों को भी, पक्षियों को भी, सबको प्रॉब्लम होगी। फायर फायर होगा तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? CO2, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल हजार्ड से एनवायरमेंट अफेक्ट होता है, और अगर हजार्ड को हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेंगे तो, तो हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या लिखा? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल हजार्ड। और क्या हो सकता है? टू प्रमोट सेफ्टी कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 4, टू प्रमोट सेफ्टी कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होगा? सेफ्टी कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स कॉन्फिडेंट फील करेंगे भाई, काम करने में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है। और इन सब फैक्टर से क्या होगा लास्ट में? टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, टू इनहांस प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग डाउन टाइम, to enhance productivity by reducing downtime caused by accident। ठीक है। देखो, एक्सीडेंट के ये सब चीजें हम, these आर द मेन एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है। व्हाट? प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरी, प्रोटेक्ट इक्विपमेंट मशीनरीज एंड मटेरियल्स, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, प्रमोट सेफ्टी कल्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और इन सब से क्या होगा? इन सब की वजह से इंडस्ट्रीज का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा सर, इससे हमको क्या लेना? ये तो इकोनॉमिक कॉज है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगा, है ना? तो इकोनॉमिक कॉजेज तो है ही, ना केवल एनवायरमेंटल कॉजेज हैं बल्कि इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, सोशल कॉजेज भी है, सोशल कॉजेज भी है। क्या है सोशल कॉज? कि भाई वर्कर की सेफ्टी में इंश्योर कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किया। चलो अब लिखते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये हमने ओवरऑल ये समझा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अभी ये बताओ कि भाई ठीक है चलो बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहता। लेकिन अगर पता चलेगा कि नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, कि एज अ ऑनर ऑफ द कंपनी व्हाई आई शुड इंश्योर कि हाँ, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मेजर्स जो भी है मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। व्हाई, व्हाट वुड बी द रीजंस फॉर दैट? तो क्या इंपॉर्टेंस है फॉर इंडस्ट्रीज? क्या होगा इंपॉर्टेंस? सबसे पहले, सबसे पहला इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो वो ऊपर से भी आप कुछ पॉइंट निकाल सकते हो ना। सबसे पहले तो आपका, आपकी इंडस्ट्रीज है तो आपका इक्विपमेंट मशीनरी और आपका मटेरियल ही सेफ है ना। अगर एक्सीडेंट होगा तो आपको लॉस नहीं होगा भाई, आपका मटेरियल सेफ रहेगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये सब तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे नया पॉइंट लिखेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, वर्कर्स वेलबींग। पॉइंट नंबर 1, वर्कर्स वेलबींग। ठीक है। ऐसे टाइटल दे करके अब इसके अंदर लिख दीजिए, सेफ वर्क प्लेस हेल्प वर्कर्स, safe workplace keep workers mentally and physically healthy, workers mentally and physically healthy। ठीक है। नंबर 2, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मेरी कंपनी में एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो मेरी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। कैसे? कैसे भाई? जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका आधा पैसा या कुछ पार्ट तो मैं कंपनसेशन क्लेम्स में, इंश्योरेंस क्लेम्स में, इन सब में चला जाता है। ब्रेक डाउन अगर हो गया तो, प्रोडक्शन लॉस हो गया तो, इन सब, अगर ये सब चीज नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना। तो पॉइंट लिखिए इसके अंदर कि प्रिवेंट कॉस्टली ब्रेकडाउन, कंपनसेशन क्लेम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम्स या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। अब रेगुलर आपके कंपनी में एक्सीडेंट ही हो रहा है तो कितना कंपनसेशन क्लेम दोगे भाई? चलो इंश्योरेंस ही करा लेते हैं, इंडस्ट्री का भी वर्कर्स का भी, ताकि मैं बच जाऊं। तो इसीलिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी बचाता है अगर आपका सेफ होगा इंडस्ट्री। ठीक है। तीसरा, रेपुटेशन मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, किसी भी इंडस्ट्री के लिए रेपुटेशन मैनेजमेंट। वाई रेपुटेशन मैनेजमेंट? इसी से तो कस्टमर्स आएंगे, इसी से तो इन्वेस्टर्स आएंगे।
देखिए पॉइंट, सेफ इंडस्ट्रीज गेन ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड वर्कर्स, अमंग इन्वेस्टर्स, customers and workers. Point number 4, sustainability. हर इंडस्ट्रीज के पास सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ना केवल आप अपना इंडस्ट्रियल एम को अचीव करते हैं, बल्कि सोशल एम को भी अचीव करते हैं। तो लिखिए, हेल्प इंडस्ट्री अलाइन helps industry align with social responsibility environmental and social responsibility goal। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए, जो आपको बहुत जगह लिखना पड़ेगा ये पॉइंट, लीगल कंप्लायंस। भाई अगर कंपनीज के अंदर एक एक्ट बना दिया गया है कि भाई ये एक्ट है, मान लो फैक्ट्रीज एक्ट है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी सेफ्टी एक्ट है, तो अगर आप इसके अंदर के प्रोविजंस नहीं फॉलो करोगे, तो आपको पेनल्टी भी हो सकता है। ये वार्निंग देने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो क्लोजर भी हो सकता है ना। सो वायोलेशन ऑफ सेफ्टी लॉस कैन, लिखिए, वायोलेशन ऑफ सेफ्टी लॉस कैन लीड टू क्लोजर और पेनाल्टीज। ठीक है, अब लास्ट में एक पॉइंट लिखो, एक लाइन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आप कहीं भी टेप देना किसी भी क्वेश्चन में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज नॉट ओनली a legal responsibility but also a social and moral obligation and a strategic asset for any organization. A well implemented safety system, what what करेगा, क्या करेगा implemented safety system? Ensure long term sustainability, okay, of the and enterprise sustainability of the enterprise and well-being of all the stakeholders and well-being of all the stakeholders। तो चलो, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का पॉइंट हमने अभी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है ना, कि क्या होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। देखो इसके अंदर वैसे ये पहला टॉपिक है, तो थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक बेसिक चीजें कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर केवल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट्स लिखा है। एवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको देखना होगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि विल स्टिक टू द सब टॉपिक्स, क्या क्या सब टॉपिक्स है। अभी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सीडेंट होता है, क्या रीजन है भाई, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, समझ लो पहले, ठीक है ना, फिर मैं लिखवा भी देता हूँ। एक्सीडेंट्स के कॉज क्या हो सकते हैं, रोड में एक्सीडेंट के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सर मेरी गलती हो सकती है, ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है। सर मैं तो गाड़ी ठीक से चला रहा था, अचानक से इतना बड़ा गड्ढा आ गया, तो किसका गलती हो गया भाई, सिस्टमिक, ठीक है। ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है, सिस्टमिक मिस्टेक हो सकता है, सॉरी, और एक मिस्टेक गाड़ी में खराबी हो गई। सिस्टमिक मिस्टेक मतलब हो गया गाड़ी ही में खराबी हो गई, ब्रेक फेल हो गया सर, गाड़ी की स्टीयरिंग ब्लॉक हो गई, सर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सीडेंट तो होना ही था।
तो एक हो गया सिस्टमिक। और एक मिनट, ठीक है, एक हो गया सिस्टमिक, एक हो गया ह्यूमन मिस्टेक। और सर गाड़ी भी ठीक थी, मैं भी ठीक था, पर अचानक से रोड के सामने इतना बड़ा पत्थर आ गया कि मैं कंट्रोल करते करते भी मुझसे गाड़ी ठुक गई। तो ये हो गया वर्क प्लेस रिलेटेड मिस्टेक। तो एक्सीडेंट के अंदर तीन टॉपिक देंगे। द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कैन बी ड्यू टू, causes of industrial accident may be due to number one, human related causes, number two, systemic causes, and number three, workplace related causes. ठीक है, ह्यूमन रिलेटेड कॉजेस। ह्यूमन रिलेटेड कॉजेस, जैसे गाड़ी चलाने से मैं नींद आ गई, मुझे, मैं थका हुआ था, मैंने गाड़ी को ओवर स्पीड में चला दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा मैंने बोला सिस्टेमिक कॉजेस। और तीसरा पॉइंट, थ्री कैटेगरीज में ब्रॉडली डिफाइन कर देंगे हम लोग। वर्क प्लेस रिलेटेड कॉजेस। ठीक है, चलिए अब ह्यूमन रिलेटेड कॉजेस के अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला तो भाई पॉइंट लिखते चलो, है ना, उसी में समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग मशीनरी विदाउट ऑथराइजेशन और ट्रेनिंग। ना ही मुझे ऑथराइज किया गया मशीन यूज करने के लिए, और ना ही मुझे ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग मशीनरी विदाउट ऑथराइजेशन और ट्रेनिंग। नंबर टू, रिमूविंग और इग्नोरिंग दी सेफ्टी गार्ड। नंबर थ्री, अच्छा टू लिख लो पहले, सेफ्टी गार्ड्स, रिमूविंग और इग्नोरिंग सेफ्टी गार्ड्स। नंबर थ्री, डिस्ट्रैक्टेड और फटीग बिहेवियर, जैसे बताया ना, नींद आ गया, फटीग बिहेवियर, थकान बहुत ज्यादा होना। नंबर फोर, इग्नोरिंग एंड नॉट यूजिंग पीपीई, इग्नोरिंग और नॉट यूजिंग पीपीई, वर्किंग एट अनसेफ स्पीड, वर्किंग एट अनसेफ स्पीड। पीपीई क्या होता है? पर्सनल, पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये होता है पीपीई। ठीक है, अब सुन लो, भाई आपको ऑथराइजेशन मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है और आप चलाने लग गए। सिंपल से सोचो, आपको मिल गया चलाने के लिए ट्रक, आपको पता ही नहीं है भाई ये कैसे चलेगी, चला लिया आप, एक्सीडेंट तो होना ही है। सेफ्टी गार्ड्स को इग्नोर कर दिया आपने, सीट बेल्ट नहीं पहने, आपको बोला गया सीट सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाना, नहीं कि आपने पहना, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको मेजर प्रॉब्लम हो गए, मेजर एक्सीडेंट्स हो गया आपका, ज्यादा इंजरीज हो गई। तो ऑपरेटिंग मशीन्स विदाउट ऑथराइजेशन एंड ट्रेनिंग, इग्नोरिंग सेफ्टी गार्ड्स, फटीग और डिस्ट्रक्टेड बिहेवियर, ऊपर बात कर रहे हैं, इधर मशीन चला, फटीग बिहेवियर, थक गए, आंख बंद हो रही है, मशीन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, इग्नोरिंग पीपीई किट और नॉट यूजिंग पीपीई किट, ग्लव यूज करना है। अगर मान लो इंडस्ट्रीज में आप चल रहे हो, इंडस्ट्रीज में चल रहे हो, मूव कर रहे हो, आपने सेफ्टी शूज नहीं पहना और कुछ गिर गया ऊपर से पैर में, अगर पहने होते तो चोट नहीं लगता, नहीं पहने, या पैर आपके उंगली फ्रैक्चर हो गई। वर्किंग एट अनसेफ स्पीड, गाड़ी चलानी है 100 पे, आप चला रहे हो 160 पे, अनसेफ स्पीड हो गई। चलो अब वर्क प्लेस रिलेटेड कॉजेस के अंदर लिखो, वर्क प्लेस रिलेटेड कॉजेस। पॉइंट नंबर वन, पुअर लाइट एंड वेंटिलेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। पुअर लाइट एंड वेंटिलेशन। पॉइंट नंबर टू, ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द फ्लोर और स्लिपरी फ्लोर, या तो इतना कंजेशन हो कि ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गया फ्लोर पे, आप मूवमेंट कर नहीं पा रहे, या स्लिपरी फ्लोर हो रहा है। ओवरलोडेड सर्किट और फॉल्टी सर्किट, इलेक्ट्रिकल हजार्ड को जन्म दे सकता है। ओवरलोडेड सर्किट,
और फॉल्टी वायरिंग या फॉल्टी सर्किट। ठीक है। इफेक्टिव मशीनरी और टूल, मशीन ही खराब है, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे आप। इफेक्टिव मशीनरी और टूल। और क्या हो सकता है भाई? एक्सपोजर टू हजार्ड्स सच एज गैस और केमिकल। भाई केमिकल है, उसको आपको ढक करके रखना चाहिए, टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। आपने ऐसे ही बाल्टी में डाल के रख दिया तो स्पिल हो जाएगा, कुछ गिर जाएगा उसके अंदर, या किसी से टक्कर लग गई तो वो स्पिल होकर किसी को लग जाएगा, स्किन बर्न कर देगा, कुछ भी हो सकता है। एक्सपोजर टू हजार्ड। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स के हिसाब से लिख लीजिएगा, क्या हिसाब आपको और कुछ चीज याद आ रहा है। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखो, लेकिन आप ऑब्वियस सी बात है इतना भी लिख दोगे, 5 5 पॉइंट्स भी लिख दोगे अगर एक हेडिंग के अंदर में, तो दैट वुड बी सफिशिएंट, है ना। अब मैंने पुअर लाइटिंग लिखा है, अब पुअर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन मान लो लिखा है, अब आपको वहां याद ही नहीं आ रहा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई लाइट, लाइट के पुअर होने की वजह से एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई अगर अंधेरे में काम करेंगे, कम रोशनी में काम करेंगे तो आंख के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। तो ये चीजें याद रहेगी आपके बैक ऑफ द माइंड में, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। केवल अगर मैं आपको डिक्टेट कर दूं या नोट्स लिखवा दूं ऐसे, है ना, तो मैं तो सीधा ऐसे बैठ जाऊंगा और आपको बनवा लिखूं, लेकिन वो बोरिंग हो जाएगा। और आपको ना चीजें बात करने से, इंटरेक्ट करने से आपको चीजें याद रहेगी दिमाग में, है ना, इस वजह से लिखते भी रहो और सुनते भी रहो। सिस्टमिक कॉजेस क्या हो सकते हैं? सिस्टमिक कॉज सिस्टम का ही कॉज है, कहते हैं ना भाई, अरे पूरा सिस्टम ही करप्ट है भाई, क्या कर सकते हैं। सुपरविजन ही नहीं है, जिसको सेफ्टी ऑफिसर बना करके भेजा गया वही काम नहीं कर रहा है, तो सेफ्टी ऑफिसर को कौन पकड़ेगा? ये तुम्हारे होते हुए एक्सीडेंट क्यों हुआ? अब इसको पकड़ेगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर, कि भाई आपने लास्ट टाइम जो ऑडिट किया था उसमें मैंने ये पॉइंट्स बताए थे कि ये होना चाहिए, वो आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? आप सेफ्टी ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए किसी भी इक्विपमेंट के पास में गार्ड्स होने चाहिए या रेलिंग होना चाहिए, वो कहाँ है? आपकी जवाबदेही है, यू हैव टू बी आंसरेबल। तो ठीक है, सिस्टमिक कॉस्ट के अंदर लिखो लैक ऑफ सुपरविजन या प्रॉपर सुपरविजन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखो इनएडिक्वेट सेफ्टी ट्रेनिंग, जो हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा ना, ऑथराइजेशन और ट्रेनिंग के बिना मशीन यूज करना। अब वो ट्रेनिंग कौन देगा? सिस्टम को ही तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो इनएडिक्वेट, पॉइंट नंबर 2, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। पॉइंट नंबर 3, इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, आपको रिस्क भी असेस करना है। इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, पहले ये पॉइंट लिख लो, इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। आपने एक मूवी देखी होगी, है ना, एक मूवी देखी होगी अभी जो आई थी, अरे वो एक नई सीरीज आई है जिसमें लोग मरते रहते हैं, क्या मूवी का नाम है मुझे, फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर क्या होता है कि, एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको रिस्क असेसमेंट समझ में आएगा, है ना। फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर क्या होता है, एक ट्रक होता है, वो रोड में चलता रहता है, यहाँ पर कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। एक बच्चा है रोड के किनारे यहाँ खेलता रहता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ग्रीन ग्रासेस है, ये खेलता रहता है, यहाँ पर कोई रिस्क है? नहीं, यहाँ पर तो कोई रिस्क नहीं। ट्रक के अंदर जो ड्राइवर है वो कान में ईयरफोन लगाया है, ठीक है, यहाँ रिस्क है? हाँ, यहाँ रिस्क है। भाई अगर आप रोड पर ईयरफोन लगा के गाड़ी चलाओगे तो क्या हो रहा है, पीछे से कौन हॉर्न कर रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो, अरे ईयरफोन लगा के काम करना कौन से बड़ी बात है यार, आजकल तो 90% लोग हैं कान में एयरबड लगा लेते हैं और काम करते हैं, तो ये कौन सा बड़ा काम? तो ये आपका इम्प्रॉपर रिस्क असेसमेंट हो गया। अब इसके वजह से जो ब्लंडर हुआ है, आप जिसने इसको मूवी देखी पता है, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो रिस्क का प्रॉपर असेसमेंट करना है। अब छत छू रही है, मान लो कहीं पर छत है, वो लीकेज हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है, सेफ्टी ऑफिसर बुला रहे हैं, ये कोई बात नहीं, इतना बड़ा कोई बात नहीं है, तो चलो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप लोग कुछ रख दो, कंटेनर रख दो, पानी यहाँ जमा हो जाएगा। अब ये इसने रिस्क का सही से एनालिसिस नहीं किया, पहले तो इसको सीलिंग करनी थी, इस चीज को सील करना था ताकि भाई यहाँ पे वाटर लीकेज ना करे। अब ये वाटर लीकेज कर रहा है, किसी दिन गलती से मान लो आपने ये नहीं रखा, या ये लीकेज अंदर से सीपेज हो गया
और पानी ड्रॉप ड्रॉप भी गिर रहा है, प्लस ये सीपेज होते हुए पूरे सीलिंग में चला गया और वहां से कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर चला गया, शॉर्ट सर्किट होगा। तो दिस दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे हम लोग। इग्नोरिंग सेफ्टी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। अब कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी सेफ्टी पॉलिसीज बताई गई या दूसरे किसी रेगुलेशंस आए कि भाई ये रेगुलेशंस के अंदर ये करना है, आपको इतने मीटर की, एक मशीन और दूसरे मशीन के बीच में इतने मीटर की दूरी रखना है, आपने इग्नोर कर दिया तो एक्सीडेंट हो गया, आजाद होंगे, उसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इग्नोरिंग सेफ्टी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, सेफ्टी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। उसके बाद लिखिए पुअर मेंटेनेंस शेड्यूल। पुअर मेंटेनेंस शेड्यूल, जैसे यहाँ हमने पढ़ा था वर्क प्लेस रिलेटेड कॉस्ट के अंदर पढ़ा था ना, डिफेक्टिव मशीनरी एंड टूल्स। तो डिफेक्टिव मशीनरी और टूल्स है, तो भाई ये इस वजह से है क्योंकि आपने उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होता तो ये मशीन डिफेक्टिव नहीं होती। अब मशीन डिफेक्टिव हो गया तो ये तो वर्क प्लेस कॉज है, लेकिन अब मेंटेनेंस नहीं किया आपने, ये तो सिस्टम का इशू है। तो सिस्टम का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, दोस पीपल इन दी एचआर, इन दी अपर पोजीशन, दे शुड लुक आफ्टर दिस, ओके। तो इसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स कवर किए। सबसे पहला पुअर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, दूसरा इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, तीसरा स्लिपरी फ्लोर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द फ्लोर, ओ सॉरी ये यहाँ का हो गया, सॉरी सॉरी, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, रिस्क असेसमेंट, इम्प्रॉपर या पुअर रिस्क असेसमेंट। उसके बाद हमने इग्नोरिंग सेफ्टी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एंड पुअर मेंटेनेंस शेड्यूल्स। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट कंप्लीट किया है। नाउ लेट अस मूव इनटू द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, हाउ डू वी प्रिवेंट इट। प्रिवेंशन के अंदर क्या हो सकता है? प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, ओके। देखो जो कॉजेज है उसको, सारे को कॉजेज को ब्लॉक कर दो आप, जो भी कॉजेज है आपका। अगर कॉजेज में हमने लिखा है कि सेफ्टी गार्ड्स को इग्नोर करना है, तो प्रिवेंशन के अंदर लिखेंगे कि केयरफुली ऑब्जर्विंग सेफ्टी रेलिंग्स एंड गार्ड्स। अगर हमने प्रिवेंशन के अंदर लिखा है कि इग्नोरिंग सेफ्टी पॉलिसीज एंड गाइडलाइन, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉपरली फॉलोइंग सेफ्टी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। देखो यहाँ से लोग खुद ही निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है ना, कॉज को ही तुमको बचाना है। जो जो कॉजेज है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द कॉज कि भाई क्या कारण से एक्सीडेंट हो रहा है, उसको इरेडिकेट कर दो, उसको रिमूव कर दो, हटा दो उन कॉजेस को। तो वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब मैंने बोला लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन, तो आपको लिखना है प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, समझ गए? तो उसके अंदर जितना पॉइंट है उन सबको आप लिख सकते हो। मैंने लिखा था कि पुअर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, तो आपको लिखना है प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन एट वर्क प्लेस, और दो तीन वर्ड ऐड कर दो, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन एट वर्क प्लेस, है ना। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, तो बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो भाई अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है एक बार रिवाइज कर लो। कि सबसे पहले हमने कवर किया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसके बाद उसका हमने इम्पोर्टेंस देखा, उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट देखे, उसके बाद उसका प्रिवेंशन देखना है। तो एक और टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद वी विल ट्राई टू वाइंड अप। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर में सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था सेफ्टी है तो देर इज इनहेरेंट रिस्क और हजार्ड। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड हजार्ड। व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट डू यू मीन बाय हजार्ड? रिस्क और हजार्ड के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, रिस्क क्या होता है, रिस्क और हजार्ड का जो डिफरेंस है वो मतलब एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या है? रिस्क रिस्क की बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले हजार्ड की बात करते हैं। चलो, रिस्क तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई इट इज अ प्रोबेबिलिटी, कहते हैं ना कि लाइक्लीहुड कि भाई
बिजनेस में अगर ऊपर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा बॉस। रिस्क लेना पड़ेगा मतलब चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्या मालूम हो जाए। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, मुझे चांसेस है कि हाई रिटर्न मिलेगा, क्या मतलब कंपनी डूब जाए तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो रिस्क का मतलब है एक लाइक्लीहुड है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन हजार्ड, हजार्ड क्या है? हजार्ड ऑलवेज देयर। हजार्ड स्टैटिक है, रिस्क डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब घटता रहेगा बढ़ता रहेगा। हजार्ड क्या है? स्टैटिक है, इट इज ऑलवेज फिक्स। तो सबसे पहले हम हजार्ड देखते हैं, देन वी विल कम टू रिस्क ऑल्सो। हजार्ड, व्हाट इज हजार्ड? हजार्ड को आप याद कर सकते हो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ SSC, ठीक है, HIDIPVE। ये डेफिनेशन याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, हाँ नेमोनिक्स से आपको थोड़ा याद आसानी से होगा। देखो तो हजार्ड क्या हो सकता है? इट इज एनी सोर्स, एनी सिचुएशन या एनी कंडीशन। सिचुएशन और कंडीशन एक ही है, लेकिन नेमोनिक के लिए मैंने SSC बोल दिया कि इट इज एनी सोर्स, एनी सिचुएशन या कंडीशन that can cause, please write it down na, it is any source, any situation, any condition that can cause harm. I for injury, D for damage, DAMAG, damage. I for illness. It is any source, situation or condition that can cause harm, injury, damage and illness to person, P for person, P for property and E for environment. इसको आधार बोलेंगे। So what would be the definition? Any source, situation, or condition that can cause harm, injury, damage, or illness to person, people, sorry, person, property, or environment is known as hazard. अब इसको समझने तो छोड़ो, चलो रिस्क, पहले रिस्क का डेफिनेशन देखिए। व्हाट इज रिस्क? जैसे मैंने अभी बताया कि इट इज द लाइक्लीहुड, चांसेस, प्रोबेबिलिटी। It is the likelihood that a person, property, or environment may get harmed or suffered adverse effect. चांसेस क्या है कि 1,000 हमको, समझ लो पहले 1 मिनट समझ लो, 1,000 हमें आइडेंटिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल गैस टैंक, मैं बोला भाई ये गैस टैंक है, ये मुझे 1,000 लगता है, ठीक है, 1,000 लग रहा है। तो अब इसका क्या चांसेस है अगर गैस टैंक नया है? भाई अभी तो लगाए हैं भाई, अभी तो आज ही तो इंस्टॉल किए हैं गैस टैंक, तो इसमें क्या रिस्क है? अभी तो रिस्क बहुत कम है, चलो ठीक है, अभी तो नया है, 5 साल का वारंटी भी है, तो बहुत रिस्क कम है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है, नया लगाने के बाद भी कंपनी इसके आसपास बैरिकेडिंग देता है। यहाँ पर आपका गैस लीकेज डिटेक्टर होता है, यहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम होता है। एक जैसे आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, मॉडलिंग, वो मॉडलिंग लगा करके ये पता किया जाता है कि भाई अगर गैस लीक होगा तो कितने दूर का एरिया इम्पैक्टेड होगा। उस पूरे दूर का एरिया के इम्पैक्टेड, जितना एरिया भी इम्पैक्ट होगा उतने रेडियस के अंदर में आप फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाते हैं कि भाई तुरंत इमरजेंसी एक्शन लिया जा सके। क्यों? ताकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि गैस टैंक क्या है, 1,000 है भाई, ठीक है। रिस्क इनिशियली कम है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होगा, मेंटेनेंस कम होगी, रिस्क क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आप ही बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं भाई ये पुल तो मत चढ़ो, क्यों भाई बहुत पुराना पुल है। शुरू में बोलते थे नहीं, मतलब शुरू में रिस्क कम था, 1,000 तो वही है, पुल तो वही है, लेकिन रिस्क शुरू में कम था। लेकिन अब पुराना हो गया भाई, मत चढ़ा करो भाई, गिर सकता है, तो ये रिस्क बढ़ गया। तो रिस्क इज डायनेमिक, हजार्ड स्टैटिक है। तो अब रिस्क पे अंदर 3 चीज कवर करते हैं हम। पहला पॉइंट हम कवर करते हैं कि होने के चांसेस क्या है, उस हजार्ड से एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, तो लाइक्लीहुड, और वो कितने ज्यादा लोगों को डैमेज करेगा, एरिया कितना डैमेज कर रहा है, और सॉरी दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है कि सिवियरिटी क्या होगी, मतलब कितना ज्यादा उसका इंटेंसिटी होगा उस हजार्ड से डैमेज का। वो तीनों चीज हम रिस्क के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। इट इज द लाइक्लीहुड that a person, property, or environment may be harmed or suffered, may be harmed or suffered adverse effect if exposed to a hazard, suffer adverse effect
if exposed to a hazard combined with the severity of that harm, combined with the severity of that harm. अब इसमें मान लो अगर ऐसा गैस है कोई, ऑक्सीजन है, तो सर ठीक है ना, लीक भी हो गया तो क्या ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रोजन है, थोड़ा प्रॉब्लम है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ज्यादा प्रॉब्लम है। रेडियो एक्टिव गैस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सीवियरली हार्म करेगा, है ना, डिपेंड करता है। तो रिस्क का डेफिनेशन हमने लिख लिया, इट इज अ लाइक्लीहुड दैट अ पर्सन, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट may be harmed or suffer adverse effect if exposed to the hazard combined with the severity of that harm। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दे, एग्जाम्पल का लिख लीजिए। बस समझा दिया मैंने, आप इसको अपने टर्म में लिख लेना, ठीक है ना, इतना भी नहीं कर पाओगे। देखो एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस इन अ स्टोरेज टैंक इज अ हजार्ड। प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस इन अ स्टोरेज टैंक इज अ हजार्ड। रिस्क का एग्जाम्पल लिखो, द रिस्क ऑफ फायर एक्सप्लोजन इंक्रीजेस, the risk of fire explosion increases, the risk of fire explosion increases if proper ventilation and temperature controls are not maintained around the gas tank। If proper ventilation and temperature controls are not maintained around the gas tank। बंद कमरे में रख दिया है तो ब्लास्ट होगा तो सब चीज हो जाएगा। गैस लीकेज होगा तो निकलने के लिए वेंटिलेशन भी चाहिए, तो ये रिस्क को बढ़ा देता है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है ना। The risk of fire explosion increases if proper ventilation and temperature controls are not maintained around the gas tank। देखो अभी एक और एग्जांपल देख लो, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मान लो ये फायर है, रेड कलर का होता है। मान लो ये फायर है, यहाँ पर बैठ करके एक एडल्ट है, ये एडल्ट है, ये बैठ करके क्या कर रहा है, हाथ सेक रहा है। व्हाट इज हजार्ड? हजार्ड इज फायर। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इसकी, ये पर्सन जो है जल सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइकलीहुड वेरी लेस। तो रिस्क का असेसमेंट अगर हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रिस्क है बट इट इज वेरी लेस। मान लो कि इस बच्चे के साथ साथ एक छोटा बच्चा है 5 साल का, वो भी आग सेक रहा है, रिस्क इज मोर, मीडियम रिस्क। वाई? क्योंकि ये जल सकता है, लेकिन मीडियम क्यों है, क्योंकि भाई ये भी तो है, ये भी इसको देख सकता है। हाँ, अभी अंधा हुआ, ये उसने भी अपने कान में एयरफोन लगा लिया या मोबाइल में घुस गया, ऐसा कि देख ही नहीं रहा तो अलग बात है ना, लेकिन उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो भाई रिस्क इज मीडियम। अगर मान लो कि ये है ही नहीं और ये छोटा बच्चा खुद से भाई जलती हुई आग के सामने चला गया, रिस्क इज हाई। भाई ये तो हमें पता है, रिस्क इज हाई, कि वो छोटा बच्चा खेलते खेलते आग पकड़ भी सकता है ना। अगर इस छोटे बच्चे के पास में गैसोलीन का टैंक भी है, मतलब मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि गैसोलीन का टैंक भी लेकर के ये खेल रहा है, उसी टैंक से खेल रहा है जहाँ आस पास में फायर है, वहां पर गैसोलीन टैंक रखा है फायर जलाने के लिए, और जलाने के बाद यही छोड़ दिया और ये बच्चा इसी से खेल रहा है, हाईएस्ट रिस्क, है ना। तो इस तरीके से हम रिस्क का असेसमेंट करते हैं, ठीक है। देखो अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या बचता है टॉपिक, हजार्ड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम हजार्ड्स के टाइप कवर करेंगे आज, हम ये सॉल्व करेंगे, है ना। हजार्ड्स का बहुत सारा टाइप है, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, साइकोलॉजिकल हजार्ड। कोई भी चीज हजार्ड हो सकती है, हजार्ड का मतलब जिससे आपको हार्म होने का चांसेस है ना, वो चीज हजार्ड है। तो ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि दैट कैन कॉज हार्म थ्रू हार्म, इंजरी, डैमेज और इलनेस। तो जो जो चीजें से हो सकती है वो सारी चीज हजार्ड के अंदर आएगी। उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, है ना, इस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। तो आज हमने 4-5 टॉपिक कवर किया है। अब थोड़ी काम की बात करते हैं कि भाई देखो मुझे इसका आप लोगों का ये इसका शॉर्ट नोट्स जो है, मतलब शॉर्ट नोट्स क्या है, जो भी मैंने पढ़ाया है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, देन जैसे मैंने बोला था कि वी विल डू सम मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, तो वी विल डेफिनेटली, आई विल ट्राई टू प्रिपेयर दैट एंड आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू गाइस सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो टेलीग्राम के चैनल पे मैं अपलोड करूंगा इसका आज का पढ़ाया हुआ नोट्स। दूसरी बात यह है कि आज हमने 4-5 टॉपिक कवर किए,
प्लीज गिव मी द फीडबैक कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स सर नोट्स के टाइप से पढ़ाइए, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, है ना? स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, कमेंट में करो, ठीक है, कोई बात नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको करना है आप करो, वी विल सी टू इट। फिर आई ट्राई टू इम्प्रूव कि हाउ आई कैन इम्प्रूव ऑन इट। तीसरा कि भाई देखो, ये वीडियो बनाने में मुझे ना, या वीडियो क्या मतलब, एक तरीके से मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना। आई हैव टू गिव माई टाइम also, and I have to collect the material also. Then first study the material, find out the important points in it. Then I have to make the things clear to you. I'm still okay with it. I'm ready to do it. Not an issue. But at least ensure कि कम से कम a good number of people should get benefit. For a couple of people के लिए या चार पांच लोगों के लिए, I'm not going to do it. No, to be very clear and honest. I don't want to keep you in doubt. I don't want to keep you in like dark. So I'm telling you frankly and openly, कि, yeah, I will continue this series and I will try to complete. I will try to complete this syllabus as well. Maybe at the end अगर मान लो कि एग्जाम का डेट अभी अनाउंस नहीं, मे बी 10 दिन के बाद अनाउंस हो या 15 दिन के बाद अनाउंस हो और टाइम कम हो, इन दैट केस इफ आई एम अनेबल टू go with the same style, I will try to change my style of teaching as well. But this is only valid if like this is only valid if like there are more people to watch it. Yeah. सो श्योर करो कि आप शेयर करो इन चीजों को, है ना? मे बी वहां पर स्टैब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ा रहे हो, वेल एंड गुड। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप यहीं से मेरे पास ही से आप मतलब देखो, इसको देखो, मैं मतलब जस्ट एज अ सोशल कॉज की तरह समझो कि मैं जस्ट आई फेल्ट लाइक आई शुड डू इट, तो आई एम डूइंग इट। सो अगर मेरे पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, आप चीजों को समझो। So if more people are there in the group to join, more people joins, then I will also feel motivated. अब एक दो बच्चों के लिए या चार पांच बच्चों के लिए it's feel like कि not up to that level, है ना? और फिर लाइव क्लासेस में I will try to take live classes also, so that will clear out your one-to-one doubt also. In that we will do it like that. But for that also, like you have to increase the reach. Please increase the reach. Please add more people to the group so that I feel motivated, you feel interested as well. ठीक है, so we will be winding up this lecture. We will try to now continue this series. Inshallah, we'll see how soon we can do it. Okay, thank you very much.